नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। जबलपुर में ओवरब्रिज से कार और बाइक पर गिरा हाईवा। और कार्यकर्ताओं को संविधान नेतृत्व विकास पर दिया गया प्रशिक्षण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में बरगी बांध की नहर रविवार दिन दोपहर 12 बजे टूटने से दर्जन भर गांवों में अफरा तफरी मच गई। करीब 6 गांव के किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। घटना को लेकर पाटन से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे का कई बार मुख्यमंत्री को ध्यान दिलाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अजय विश्नोई ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा कि जबलपुर स्थित बरगी बांध की दोनों ही नहरें दाईं तट और बाईं तट अत्यधिक कमजोर हो चुकी है। बाईं तट नहर में क्षमता से आधे से भी कम जल प्रभावित किया जा रहा है। आंखों से नहर की दुर्दशा किसी भी स्थान पर देखी जा सकती है। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 से गुजर रहा हाईवा ओवरब्रिज से नीचे उतरकर सर्विस रोड पर चल रही कार पर जा गिरा। वहीं से गुजर रही एक बाइक भी हाईवा के नीचे आ गई। हादसे में हाईवा ड्राइवर और बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 5 लोग घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही शहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। अभी ही थाना प्रभारी शहपुरा के द्वारा बताया गया है कि जो गुरु कृपा पेट्रोल पंप के पास एक ओवरब्रिज है, उसके ऊपर से एक हाईवा जो है नीचे गिर गई। नीचे एक कार थी, उसमें 4 लोग थे। चारों घायलों को तत्काल उसमें मेडिकल के लिए भिजवाया गया है इलाज के लिए। एक व्यक्ति हाईवा में फंसा हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वहाँ थाना प्रभारी और हमारी पूरी पुलिस टीम मौके पर है, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल भी वहाँ दबा दिख रहा है, लेकिन ये जो कार के लोग थे, इन चारों को इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया है। सर, ये कार सवार कहीं शादी में शामिल होने जा रहे हैं? अभी ये प्रारंभिक जानकारी थाना प्रभारी के द्वारा बताई गई है। इसकी पुष्टि कर ली जाएगी, फिर पृथक से अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जबलपुर ग्रामीण की 4 विधानसभाओं के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडलम प्रभारी उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान पार्टी के संविधान, विचारधारा, अनुशासन और एक सक्षम और प्रभावी नेतृत्व विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण शिविर से आए वरिष्ठ नेता महेंद्र जोशी, पूर्व मंत्री तरुण भनौत और जिला कांग्रेस प्रभारी चंदन यादव ने कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि 7,500 करोड़ रुपया जो काट लिया है वो किसका है? वो मध्य प्रदेश की आम जनता का है कि नहीं है, जो केंद्र सरकार ने बजट में काटा है? मुख्यमंत्री जी ये बताएं, इतना अच्छा बजट है, आज जब वो इस अभियान में निकले हैं तो 5,200 करोड़ रुपए का पहला कर्जा तो इस महीने का उन्होंने आज ही ले लिया। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है प्रति वर्ष, और मुख्यमंत्री जी ये हिसाब भी दें कि ब्याज के रूप में कितनी राशि मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई की आप भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इन चीजों का जवाब दें। सिर्फ लफाजी से बातें करने से, घोषणाएं करने से काम थोड़ी चलता है। बहुत अच्छी बात है, वैट समाप्त कर दें जो पेट्रोल डीजल पे लगाते हैं। इसके अलावा तो इनके पास कुछ है भी नहीं। जब से ये इन सरकार के द्वारा लगाया हुआ गब्बर सिंह टैक्स है, जो जीएसटी है ना, उसके बाद तो राज्य सरकार के पास कुछ अधिकार बचे नहीं है। तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, हम तो मांग करते हैं। अच्छी बात आपने बताई माननीय देवड़ा जी से, जो वित्त मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, कि मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को वैट जो लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों पर, उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। देखिए, बात चुनाव की नहीं होती, बात सोच की होती है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है, हम प्रमुख विपक्षी दल है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि लगातार हम उन बातों को उठाएं जिनसे जनता परेशान है, जो सरकार गड़बड़ियां कर रही है, अनियमितताएं कर रही है, और संघर्ष करें। इसीलिए, और जहां तक ये ट्रेनिंग कैंप की बात है, ये एक मौका ऐसा होता है कि जब हम सब आपस में बैठ के बात कर सके, जो सामूहिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, तो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनके ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य बने, और कुछ ऐसी बातें जो हम जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो हमको हमारा प्रादेशिक नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के माध्यम से यहाँ
उसकी जानकारी देता है और हम सब उस पर सामूहिक विचार कर सकते हैं। इसीलिए कैंप लगा। ये सब प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, सब जुझारू लोग हैं, इनको सीखने सिखाने की बात नहीं है, सिर्फ एक माहौल ऐसा बने कि साथ में चलकर उन जन समस्याओं को हम पूरी ईमानदारी के साथ और ताकत के साथ उठा सके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में लगातार जिनकी जनता त्रस्त है, परेशान। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन सृजन अभियान का ये वर्ष चल रहा है, जिसके तहत हम भोपाल, जबलपुर, फिर हर एक विधानसभा में संगठन की मजबूती हेतु हमारा कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में आज हम जबलपुर ग्रामीण के सभी चारों विधानसभा के सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष और मंडलम प्रभारी इस संयुक्त कार्यशाला, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले इनको संविधान के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में, अनुशासन के बारे में और कैसे एक अच्छा और सक्षम नेता बने, इन सबों के लिए एक कार्यशाला था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो प्रशिक्षण शिविर के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे बीच आकर के इन तमाम एक दिन के कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें इन सभी विषयों पे और एक और विषय मनरेगा को लेकर के जो हम अभियान चला रहे हैं, मनरेगा बचाओ अभियान जो संग्राम का एक कार्यक्रम है, उसको लेकर के ये कार्यशाला आयोजित की गई। हाँ, पूरा तो ये जो हमारा कार्यशाला है, ये इसमें हम दो चीजों पे प्रमुख तरीके से आगे काम होगा। एक तो पंचायत कांग्रेस कमेटी का जो गठन है, उस प्रक्रिया को कैसे किया जाना है, इसको लेकर के ये कार्यशाला आयोजन किया। दूसरा, मनरेगा बचाओ संग्राम जो एआईसीसी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है, उसमें हमें क्या क्या करना है, उसमें हमें किन किन मुद्दे को उठाना है, ये हम अपने कार्यशाला से अपने तमाम ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने मंडलम अध्यक्ष को ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से जो इनकी सरकार है और पिछले कई महीनों से जो कुछ ज्यादा महीनों से जो इनकी सरकार है, इस तरह से जनता त्रस्त है और अपने मोहन यादव जी की सरकार मस्त है, तो तमाम इनको जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है। जिस तरह से वो भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं, जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह का उनका प्रशासन है, जिस तरह से तमाम हत्याएं हो रही है, लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ये सभी जो लोग हम लोग बराबर निरंतर खबरों में आ रही है, दे रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो जनता के हित में नहीं है, जो जनता के लिए अन्याय का मिसाल कायम हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग निरंतर प्रतिबद्ध हैं, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और एक एक मुद्दे को उठा करके हम लोग उसको जीवंत करेंगे और उसके मुद्दे को देखिए, ये तो हमेशा से लड़ते रहे हैं और इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा मतभेद सारी चीजें हैं। ये सरकार कौन चला रहा है पता नहीं है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल कहीं और है। ये तो होना ही था, ये होगा, हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन चुनी हुई सरकार है। हमारा काम है इन तमाम की जनता के हितों के सवाल की रक्षा करना, जनता के संघर्षों को साथ देना, जनता के दुख दर्द में आवाज बनना, ये हम करते रहेंगे। और उनका जो सिर्फ फुटबॉल शुरू से हो रहा है वो और होगा, आगे भी होगा, बढ़ता भी जाएगा, गहरा भी होता जाएगा, ये मैं हम लोग आपको सचेत कर दे रहे हैं। जबलपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर एक वकील के साथ मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। 51 साल के पीड़ित वकील अमित शर्मा ने अपनी शिकायत में लिखा, 3 फरवरी को करीब 1:30 बजे कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 के सामने अपने अधिवक्ता मित्र से बातचीत कर रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल चालक मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीनकर तेजी से घंटा घर की तरफ भागा। एक राहगीर की मोटरसाइकिल से मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। मामले की जानकारी मिलते ही ओमती थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जांच जारी है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। हमें इस घटना के बारे में आज जानकारी प्राप्त हुई करीब 1:40 में। 1:40 में अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा हमारी टेबल पे आए। हम कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सचिव हैं और वहाँ पर उन्होंने हमको जानकारी दी कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसी से और जाते जाते जो है किसी ने हमारा मोबाइल छीन लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलेक्ट्रेट गेट नंबर 1 के सामने जो मेन द्वार है, जहाँ पर तहसीलदार आते हैं, SDM आते हैं, डिप्टी कलेक्टर आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, तो वहाँ पर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता से वैसे ही आदमी डरता है कि यार कम से कम इनसे पंगा नहीं लो, कम से कम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये बताइए कि अपराधियों के जो है मनोदशा कितनी बढ़ी हुई है और अपराधी कितने सबल हुए हैं कि वो वकील को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे शहर का आदमी डरता है भाई वकील में हाथ डालने से कि भाई कल को यार उनको गलत परिणाम झेलने पड़ेंगे, भाई गलत हो जाएगा उनके साथ, भाई अगर आना तो कोर्ट ही में उनको।
तो भाई देखिए क्या है, आदमी यहाँ पर अपराधियों की मनोदशा और अपराधियों के यानी उनका जो मन है कितना कड़क है कि वो वकील साहब में ड्रेस में बात करते समय वो खींच के ले गए भाई मोबाइल, और मोबाइल भी लेकर उसका पीछा भी किया हमने और वो हमको प्राप्त नहीं हुआ। हाई सिक्योरिटी एरिया है हमारा, एमपी हाई कोर्ट है जहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर इतना सब कुछ है। बाहर ये है पीएसएम कॉलेज है, आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये तो हाईली सिक्योरिटेड एरिया है भाई। अगर आज कोई आदमी यहाँ पर वो खींच के चला जा रहा है, क्या कहलाता है आपका, मोबाइल खींच के, वो भी अधिवक्ता से, तो कोई आदमी यहाँ अंदर जाके बम विस्फोट नहीं कर सकता क्या? तो यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ तो कोई पुलिस वाले भी नहीं है। आज दिनांक 3 फरवरी 2026 को अभी कुछ ही समय पहले लगभग 1:30 बजे मैं अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा अपने अधिवक्ता मित्र से मोबाइल पर कलेक्ट्रेट के गेट पर खड़े होकर बातचीत कर रहा था। हाईकोर्ट चौक से एक मोटरसाइकिल चालक आके तत्काल में मेरे हाथ से मेरा मोबाइल सेट छीनकर घंटा घर की तरफ भाग गया। मैंने एक राहगीर की मदद ली, उसके साथ मैंने पीछा किया, तो भरसक प्रयत्न करने के बाद भी वह मोटरसाइकिल चालक ओमती तरफ भाग गया। अभी मैंने कुछ ही समय पूर्व तत्काल में ओमती थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें पुलिस ने कायमी की है। परसवाड़ा स्थित धन्वंतरी नगर में रहने वाले मृतक प्रकाश अहिरवार के परिवार ने नगर निगम से सहायता राशि दिलाने की मांग की है। परिवार का कहना है कि प्रकाश की मृत्यु को 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है। पड़ोसियों के अनुसार प्रकाश अहिरवार सेटिंग का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अचानक उनके निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। परिवार में फिलहाल कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। परसवाड़ा धनवंती नगर से एक केस काफी वर्षों से 2-2.5 वर्ष हो गए, अभी तक के क्लियर नहीं हो पाया है। नगर निगम से जो सहायता राशि मिलती है वो प्राप्त नहीं हुई है। स्वर्गीय प्रकाश अहिरवार जी, उनके साथ ये समस्या है कि उनके घर परिवार में कमाई का साधन के रूप में कोई उपलब्ध नहीं है। प्रकाश अहिरवार के जाने के 6 महीने बाद उनकी मिसेज भी 60% बर्न हो चुकी है। उनके परिवार में कमाने का साधन ही बिल्कुल नहीं है, और जो सहायता राशि प्रकाश अहिरवार के नाम से जारी होना था विगत 2.5 वर्षों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जो परिवार आज भी मतलब यहाँ वहाँ भटक रहा है। ये प्रकाश अहिरवार जी जो थे, ये केवल सेंटिंग का काम करते थे, श्रमिक का काम करते थे। 42 वर्ष की आयु में अचानक एक्सपायर हो गए। क्या बोला गया? यहाँ पे अधिकारी द्वारा आश्वासन ये दिया गया है कि पहले केस का पता करो कि कहाँ क्या गया हुआ है। अभी हमें खबर लगी कि केस जो है श्रम विभाग में गया हुआ है, वहां से अप्रूवल होके जब नगर निगम में आएगा उसके बाद उस राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे यहाँ से सर, हम यहाँ पे नगर निगम में आए हैं और हमारा कुछ काम नहीं हो रहा। हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं, और मेरे पिताजी का भी 3 साल में उनका देहांत हो गया था, और 2 साल बाद फिर मम्मी का बर्न केस था। तो हम लोग 2 साल से भटक ही रहे हैं, हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है। पिताजी का मुआवजा नहीं मिला है जो मृत्यु के बाद मिलता है श्रमिक को। वो ऑनलाइन में पोर्टल में चढ़ गया होगा तो समझो काम जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं चढ़ा होगा तो फिर सीएम हेल्पलाइन में कॉल। हम कई बार जा चुके हैं गुलौआ जोन में। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। इसमें अवैध कब्जे, गलत सीमांकन रिपोर्ट और जमीनी विवाद जैसे मामले प्रमुख रहे। आवेदनों को तुरंत निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। हम 10 मन बेचत रहे, तब पूरे जमीन पे किस्सू सब पूरे 8 एकड़ बिल्कुल, हम 1 रुपया नहीं मिले है। कच्छु हमें कच्छु से नहीं कहे, हम अंगूठा छापा है बिल्कुल बाला ऐसा करवा लेंगे। हम इंदिरा पे परिया से आए हैं। किस्सू सोनी ने हमारी छोटी सी जमीन हमने बेचा था 372 20 डेसिमल, उन्होंने 8.5 एकड़ की रजिस्ट्री करवा दी। साहब ने जो मदद बनी तो करेंगे। 372 20 डेसिमल, ये पूरा 8 एकड़ में नाम करवा दिया। मैं बनैया मोहल्ला मिलोनीगंज पूर्व महापौर प्रभात साहू के घर के पीछे के एरिया से आया हूँ, जो कि नजूल ब्लॉक 16 लगता है। हमारे क्षेत्र में ठाकुर दबंगई परिवार द्वारा 3 शासकीय जमीन पर
दबंगई से कब्जा किया गया है, जो कि शासकीय अभिलेखों में नजूल भूमि दर्ज है। इसके लिए हम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि ये अतिक्रमण हट जाए, पर लेकिन दबंगई लोगों को निचली अदालत जो है नायब तहसीलदार की कोर्ट से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तहसीलदार ने 2023 में आदेश कर दिया था 150/1 पर अतिक्रमण हटाने के लिए, तो नगर निगम ने उसके ऊपर 4 लेटर इशू किए हैं तहसीलदार को कि आप तिथि निर्धारित कीजिए जिस पर हम अतिक्रमण को हटा सकें, जिससे हमें पुलिस व्यवस्था मिल सके। पर लेकिन उनका सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ना कि उनके पत्रों का जवाब दिया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में हमने भी नायब तहसीलदार को 3-4 बार नोटिस और रिमाइंडर नोटिस भी दिए कि आप जो है नगर निगम को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अतिक्रमण नहीं हट रहा है। पर लेकिन किसी न किसी तरीके से दबंगों को नायब तहसीलदार की कोर्ट से सपोर्ट मिल रहा है और वो अतिक्रमण हट नहीं रहा है। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय के सामने ये चीजें हम रखने आए हैं कि ये कब तक चलेगा। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जनता लड़ रही है तो उसको सपोर्ट कौन करेगा। इसी तरीके जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको रोकने के लिए हमारी मुहिम जारी रहेगी। जल्दी जल्दी हमें निराकरण मिले, अतिक्रमण हटे। मैं गुलाब चंद पोस्टा बधैया मोहल्ला से इसके लिए प्रयास करूँ। आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिकायतकर्ता पुलिस कार्यालय में आए। अधिकांश शिकायतें पारिवारिक और जमीनी संबंधी विवाद मारपीट से संबंधित थी। जनसुनवाई में प्राप्त समस्त शिकायतों का त्वरित निराकरण समय सीमा में करने हेतु संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मैं यहाँ पे ये शिकायत लेकर आई हूँ राघवेंद्र पटेल और RK पटेल म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर की। उसने मेरे साथ हाथापाई की प्लस मारपीट की, उसी की शिकायत लेकर आई थी और उसकी वजह से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आज SP ऑफिस आकर अपनी शिकायत दर्ज। वो एक ऑर्गेनाइज़र है, वो डांस ग्रुप चलाता है, सिंगिंग ग्रुप चलाता है, जैसे शादियों में टेंट वेंट सारे काम वो जो होते हैं वो सारे काम करते हैं। वहीं पे मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं भी डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, प्लस डेकोरेशन का करती हूँ। तो हमारी पहचान इसी से हुई थी। तो क्या हुआ था, भैया ने एक बार मेरे को बोला कि बेटा आके एक प्रोग्राम कर लो। तो 1-2 प्रोग्राम मैंने कर ली, फिर अचानक एक दिन और प्रोग्राम आया, तो मैंने कहा भैया आज का प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने डेट किसी और की ले ली है। तो वो उस बात पे चिढ़ गए थे मेरे से, काफ़ी अभद्रता से उस समय भी उन्होंने बात की थी, पर उस बात को मैंने ख़त्म कर दिया था। इसके पूरे 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं 6-7 महीने बाद 2-3 बार भैया का फ़ोन आया काम के लिए। तो अभी ऐसा आपसी में हो जाता है, मना कर दिया, सामने वाला गुस्सा हो गया, बात खत्म हो गई। 6-7 महीने से 2-3 बार फ़ोन आया प्रोग्राम के लिए। फिर मैंने कहा यार अपने से बड़े हैं, 2-3 बार काम के लिए बोल रहे हैं, रोजी रोटी मना नहीं करना चाहिए। तो मैं चली गई सिंगिंग के लिए। अपना रिदम गार्डन में ही था प्रोग्राम, लगन का कार्यक्रम था। तो लगन के कार्यक्रम में जब हम गए थे तो वहाँ पे प्रोग्राम हो गया, डांस वांस हो गए, सिंगिंग हो गई। प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हुआ RK पटेल आया, राघवेंद्र पटेल आया और मुझे ज़ोर से एक रहपट मारा। मैं उस समय लिटरली मेरे पास मतलब कुछ कर ही नहीं पाई। मैंने ना हाथ उठाया उस पर, ना उसको एक लफ्ज़ बोला, क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लड़के थे। मेरी डर गई थी मैं उस समय, क्योंकि अगर मैं उसको ऊंची आवाज़ में भी बोलती 2-4 झप्पड़ मारता। फिर पीछे से एक बंदे ने मेरे छाती पे लात मार दिया। फिर ये सब वाद विवाद हुआ, मैंने बैग उठा के जाने लगी तो मेरे को धक्के मार के अपनी गाड़ी में बैठाला। गाड़ी में बैठा के कहता अब तेरे को काट के पनागर फेंकूंगा, तूने मेरे कार्यक्रम के लिए मना की थी, तेरी वजह से मुझे ऑर्गेनाइजरों की 100 बातें सुननी पड़ी, पार्टी वालों की 100 बातें सुननी पड़ी, तेरे को आज मैं काट के फेंक। फिर ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठा के मेरे को लेके गया था। वो मेरे को घुमा रहा था, कभी दीनदयाल लेके जा रहा था, कभी रद्दी चौकी, कभी सिहोरा और कभी यहाँ पे पनागर के लिए बोल रहा था, और रद्दी चौकी पे लाके फेंक दिया था। रद्दी चौकी का CCTV कैमरा भी है गोहलपुर थाने के पास। गोहलपुर थाने के अंदर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि गोहलपुर थाने वाले कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। रात के 2 बजे से मैं गोहलपुर थाने में बैठी हूँ कि मेरी रिपोर्ट लिखो, कार्रवाई करो। रात में वो भाग जाएगा तब करोगे। नाक से खून बह रही है, आंखें अभी भी आप सब देख रहे होंगे, नाक से खून बह रहा, आँख, पूरे कपड़े फटे, छाती में लात वात सब पड़ी है। उस समय कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे। सर बोल रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आपने जो धारा में को चेंज करानी है, क्योंकि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसकी धारा चेंज होती है, धारा चेंज हो जाएगी और अब देखो गिरफ्तारी है। हाँ, ये आवेदिका ने एक आवेदन दी है और आवेदिका से जैसे शिकायत के बारे में जानकारी ली गई है और इस संबंध में जो है तो थाना पनागर में अपराध दर्ज है BNS की विभिन्न धाराओं में। और जो आवेदिका की जो शिकायत है, आवेदन में जो बिंदु उनने लिखे हैं
उस संबंध में जांच करने के लिए थाना प्रभारी को अभी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए। जी एसपी ऑफिस जन सुनवाई में एसपी के साथ पास फरियाद देने आए हैं। मेरे बेटे के साथ मारपीट कर डिकासा होटल वाले जो सुकेन तिवारी उन्होंने मारपीट करी, बुला के 40 लोगों ने मेरे अकेले बेटे को मारा, बट से मारा, उसको चोट भी लगी, उसकी चैन भी छीनी। और उसके बाद यहाँ आए गजेंद्र सोनकर कहा उसी दिन 3:30 बजे और धर्मेंद्र गजेंद्र सोनकर के द्वारा और उन लोगों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि कंप्रोमाइज करो। जगह जगह से इन लोग गुंडों से फोन करवा रहे कि कंप्रोमाइज करो, नहीं तुम लोग को रहने नहीं दिया जाएगा। और चैन अंगूठी उन लोग सब लिए हैं, लॉकेट वगैरह लिए हैं और फोन में भी ये मैसेज दिया था कि हमसे गलती हो गई, हम बना के देंगे। उसके बाद कह रहे हम कुछ नहीं देंगे, 50,000 रुपए देंगे, बाकी तुम लोग से जो करना हो कर लो। और मेरे सिर पे बहुत लोगों का हाथ है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी सुनवाई है सब सुनी जाएगी, थाने भेजा जा रहा कि वहां भी आपकी कार्रवाई होगी। और आगे मेरे को कार्रवाई की उम्मीद थी, इसलिए आप सर के पास आए और उम्मीद है कि हमारी सुनवाई अच्छे से होगी। उषा सोनकर। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।